नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बनाया था कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय से जो वैकेंसी आई है उसके नोटिफिकेशन के बारे में एज, एलिजिबिलिटी, क्राइटेरिया, सब्जेक्ट, योग्यता, सब कुछ उसमें डिटेल में बताने की कोशिश की था। फिर भी कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, तो इस वीडियो में हम वो सारा चीज़ कवर करेंगे। जैसे इसमें बहुत सारा कमेंट आया कि फ़ॉन्ट कौन सा रहेगा, कितने मिनट का डिक्टेशन होगा, और रिपोर्टर में दोनों लैंग्वेज मांगा है या नहीं मांगा है, बहुत सारा कन्फ्यूजन है। और सिलेबस को लेके बहुत सारा कन्फ्यूजन है। तो इस वीडियो में हम लोग सारा कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले यहाँ पे देख लीजिए कि जो फॉर्म का ऑनलाइन तिथि है वो 18 तारीख से शुरू हो रहा है। ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो डेट है वो 18 तारीख से शुरू हो रहा है, और आपका 13 तारीख तक आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना हर हाल में, नहीं तो उसके बाद फॉर्म नहीं भर पाएंगे और फाइनल सबमिट जो है वो 16 अक्टूबर तक कर पाएंगे। तो उससे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर हम फ़ीस की बात करें तो फ़ीस यहाँ पे बहुत ज़्यादा रखा गया है। और ऐसा नहीं कि जो है 1050 रुपये में आप सभी पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग आपको रजिस्ट्रेशन करना है और अलग अलग फ़ीस भी भरना है। तो आप बताइए, यहाँ पे SC ST वोमेन और सबके लिए एक जैसा फ़ीस रख दिया है, तो इसका EWS में फिर जब 1050 रुपये जब देगा तो EWS में क्यों जाएगा वो। यहाँ पे देखिए, फीस की तो बात अलग है, अपनी जगह है, जो होगा वो होता रहेगा। यहाँ पे बेसिकली इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिलेबस के बारे में, फॉन्ट के बारे में, और कितने मिनट का डिक्टेशन होगा। और मेनली सिलेबस में हम लोग रिपोर्टर और APS रिपोर्टर, और देखेंगे यहाँ पे जो आपका RO की वैकेंसी है उसके लिए सिलेबस देखेंगे हम लोग। उससे पहले बेसिक चीज़ें डिटेल में देख लेते हैं फटाफट। और दोस्तों, एक कन्फ्यूजन और था कि इसमें अपेयरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो जो इस साल लास्ट यानी कि फाइनल ईयर में हैं या फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दिए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका जो मार्कशीट है यानी जो रिज़ल्ट है वो एग्ज़ाम डेट से पहले तक आ जाना चाहिए, तब वो एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, अब एग्ज़ाम कब होगा इसका अभी इसका कोई पता नहीं है, लेकिन जब भी होगा एग्ज़ाम, अगर उससे पहले आने की संभावना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ़ीस बहुत ज़्यादा है। और दूसरा एक रिक्वेस्ट और है कि जो लोग यहाँ पे स्टेनोग्राफी की तैयारी नहीं करते हैं वो लोग रिपोर्टर और APS के लिए फॉर्म ना अप्लाई करें, ना तो केवल खाली मेरिट बढ़ाएंगे और उनसे शॉर्ट हैंड नहीं निकलेगा। क्योंकि रिपोर्टर में 140 की स्पीड मांगा गया, अगर आप 70-80 लिखते हैं तो 1050 रुपये खर्च करेंगे, फिर आप एग्ज़ाम देने जाओगे। एक तो इसमें 2 एग्ज़ाम होंगे, पहले आपका एक कॉमन टेस्ट होगा जो कि इसमें पास करना ज़रूरी होगा। कॉमन टेस्ट अगर आप पास करेंगे तो ही आप मेंस एग्ज़ाम दे पाएंगे। मेंस में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। तो यहाँ पे हर पोस्ट के लिए 2-2 एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन ये भी था कि हर पोस्ट के लिए 2 एग्ज़ाम होंगे, तो यहाँ पे क्लियर किया गया कि जो यानी कि जो इसमें अनुसेवक वाली जो भर्ती है उसको छोड़ के यहाँ पे देखिए कॉलम नंबर 16 में दिया गया है। कॉलम नंबर 16 में चौथा नंबर देखिए, इस विज्ञापन में सम्मिलित समस्त पदों अनुसेवक के पद को छोड़कर, ठीक है, जिसके लिए अलग से प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम अलग से पीछे दिया गया है। अभी हम अनुसेवक का भी सिलेबस बता देंगे क्या क्या है, लेकिन उसको छोड़ के बाकी सभी के लिए केवल एक ही प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यानी सब पदों के लिए एक आपको प्रारंभिक परीक्षा देनी होगी और उसमें आपको पास होना होगा, तब आप मेंस परीक्षा दे पाएंगे। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे स्पष्ट किया गया है, स्पष्ट लिखा गया है कि किंतु प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। सभापति विधान परिषद के निर्देशानुसार कतिपय पदों को क्लब करके भी मुख्य परीक्षा का आयोजन कराया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कि सभी के लिए एक तो पहले कॉमन परीक्षा होगी जिसको आपको पास करना होगा, तभी आप मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे। तो जो लोग APS और रिपोर्टर के लिए वही लोग फॉर्म भरिएगा जो वास्तव में शॉर्ट हैंड की तैयारी करते हैं। ठीक है, फालतू में मेरिट मत बढ़ाइएगा। और वैकेंसी कितनी है किस पोस्ट के लिए सब तो आपने देख ही लिया। एलिजिबिलिटी क्या है वो भी आपने देख लिया, नहीं देखा तो पिछले वीडियो में हमने बताया है, वो आप जाके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फॉर्म आपको बिल्कुल सावधानी पूर्वक भरना है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी दशा में आपका पैसा वापस नहीं किया जाएगा। इस फॉर्म का टोटल उद्देश्य यही लगता है कि पैसा कमाने के लिए ही निकाला गया है, क्योंकि फॉर्म का इतना ज़्यादा फीस रखा गया है और हर फॉर्म के लिए अलग अलग फ़ीस रखा गया है। और ये भी जैसे अगर आपको बाद में पता चलता है कि हमने फॉर्म में कोई त्रुटि कर दी है, तो आप अगर उसमें संशोधन करना चाहते हैं तो आपको नया फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और उस फीस को कहीं भी समायोजन नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आपको फीस ध्यानपूर्वक भरना है।
और यहाँ पे महिला अभ्यर्थी जो हैं जो अगर आरक्षण का लाभ चाहती हैं तो उनका जो आरक्षण वाला सर्टिफिकेट होगा वो पिता के पक्ष से निर्गत होगा, ठीक है। पिता के पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, ठीक है। और दोस्तों आरक्षण वाला सर्टिफिकेट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के होने चाहिए। आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश के नागरिकों को ही मिलेगा, अदर स्टेट वाले को नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं इसमें। अगर हम सिलेबस की बात करें तो वैसे हमने सब कुछ बता रखा है, सिलेबस नहीं सॉरी उससे पहले हम योग्यता की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए वित्त लेखक के लिए हम बात करते हैं बेसिकली, उससे पहले वित्त लेखक का ही बात करते हैं। तो यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा यानी कि आपने इंटर कर लिया है और आप शॉर्ट हैंड में 140 शब्द प्रति मिनट की स्पीड और हिंदी में और अंग्रेजी में 120 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से गति प्राप्त कर लिए हैं या कर रहे हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप 70-80 की स्पीड में हैं तो आप रिपोर्टर के लिए फॉर्म अप्लाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप शॉर्ट हैंड की सोच रहे हैं कि फॉर्म अप्लाई करके शॉर्ट हैंड सीख लेंगे तो बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। यहाँ पे समीक्षा अधिकारी की बात करें तो समीक्षा अधिकारी के लिए ग्रेजुएशन आपके पास है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। निजी अपर निजी सचिव के लिए अगर बात करें तो अपर निजी सचिव के लिए स्नातक चाहिए यहाँ पे, अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है और साथ में हिंदी में टाइपिंग आपकी स्पीड जो है वो 25 शब्द प्रति मिनट और शॉर्ट हैंड में 80 शब्द प्रति मिनट की होनी चाहिए। आपका जो शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा वो 5 मिनट का होगा और यहाँ पे जो टाइपिंग के लिए फॉन्ट यूज होगा वो कुर्तिदेव रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास डुएक यानी कि नाइलेट का CCC होना चाहिए, ठीक है। या उसके समकक्ष भी अगर आप हैं, आपके पास है MCA BCA DCA जो भी आप करते हैं CCC के इक्विवेलेंट तो भी आप इसके एलिजिबल होंगे। यहाँ पे लिखा गया है अथवा इसके समकक्ष अर्हता रखते हैं तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अनुसेवक के लिए तो आपको पता ही है कि 5वीं पास अगर हैं तो कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं अब सिलेबस पे। उससे पहले दोस्तों यहाँ पे अगर हम सैलरी की थोड़ी सी बात करें तो कौन सा पद जो है वो अराजपत्रित है और कौन सा राजपत्रित है। यहाँ पे देखिए जो लेवल 8 से उसके नीचे जितने हैं वो सब अराजपत्रित हैं यानी नॉन गैजेटेड हैं, और जो वित्त लेखक और संपादक वाले हैं और उसके ऊपर वाले जो हैं वो सब गैजेटेड पोस्ट हैं आपके, ठीक है, राजपत्रित हैं। और यहाँ पे अधिमानी अर्हता दी जाएगी, जैसे कोई किसी के पास न्यूनतम 2 वर्ष की प्रादेशिक सेना में काम किया है या राष्ट्रीय कैडर कोर का भी प्रमाण पत्र है तो उन सबको पहले वरीयता दी जाएगी। ये आपके सुरक्षा सहायक वाले में लागू होगा, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं यहाँ पे एज की, तो आपने देख ही लिया होगा, मैंने तो पिछले वीडियो में बताया। इस वीडियो को अगर हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सबके लिए एज दिया गया है, ठीक है। किसी में 20 साल, किसी में 21 साल रखा गया है। अनुसेवक के लिए केवल 18 साल रखा गया है। बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे छूट दी जाएगी, तो हमें नहीं लगता 40 के बाद भी कोई अप्लाई करना चाहेगा। अगर चाहेगा तो कर सकता है, ठीक है। आगे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों कि जो है दिखा मैंने बता दिया था कि अगर आपके फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाती है तो आप पुनः फॉर्म भरेंगे, लेकिन फीस का आपका कहीं समायोजन नहीं किया जाएगा। चलिए अब हम लोग सिलेबस पे बात करते हैं। बेसिकली देखिए एक चीज़ यहाँ पे और दिया गया है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम दक्षता मानक जो 35% रखा गया है, ठीक है। यानी 35% आपको अंक लाना होगा तभी आप मेंस परीक्षा में बैठ पाएंगे। और जनरल OBC के लिए 40% लाना होगा, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो, ठीक है। इसकी ये ऐसा नहीं है कि आपने 40% अंक ला दिए तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो गए, ऐसा भी नहीं है। न्यूनतम इतना लाना पड़ेगा, अगर इससे कम है तो आप पूर्णतया बाहर हैं। अगर इतना लाए हैं तो अगर आप मेरिट में आते हैं तो आप मेंस के लिए बैठ पाएंगे, क्योंकि 13 गुना ही यहाँ पे क्वालिफाई कराया जाएगा। तो यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं सिलेबस पे। और दोस्तों यहाँ पे जो जो पहले से जॉब में हैं उन्हें NOC लेना होगा। वो जब भी रिक्वायरमेंट होगी तो NOC मांगा जाएगा, तो इसलिए फॉर्म भरने से पहले वो अपने डिपार्टमेंट से NOC के लिए स्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए परिशिष्ट 3 में दिया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा हेतु परियोजना एवं पाठ्यक्रम अनुसेवक पद को छोड़कर बाकी जितने भी पद हैं उनके लिए देखिए यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा होगा, वस्तुनिष्ठ प्रकार का रहेगा। 100 क्वेश्चन होंगे, चाहे आप रिपोर्टर के लिए कर रहे हों, APS के लिए कर रहे हो, समीक्षा अधिकारी के लिए कर रहे हो, सभी के लिए, ठीक है। और 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जिसका सिलेबस रहेगा सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी, ठीक है। 50-50 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के रहेंगे, 120 मिनट मिलेगा, जिसमें आपको क्वालिफाई करना होगा। और इसका सिलेबस रहेगा, जैसे सामान्य अध्ययन की बात करें तो सामान्य विज्ञान,
से क्वेश्चन रहेंगे आपके। सामान्य भारत का इतिहास रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्वेश्चन रहेंगे। भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति से भी क्वेश्चन रहेंगे। और भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार से, जनसंख्या से भी रहेगा। विश्व भूगोल, भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, अद्यतन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटना, सामान्य बौद्धिक क्षमता यानी रीजनिंग से भी एक आध दो क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, यानी इससे मिला के, इन 9 पार्ट से मिला के 50 क्वेश्चन रहेंगे। और वहीं पे 10 क्वेश्चन विलोम आएगा आपका, 10 क्वेश्चन शुद्ध वर्तनी, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 10 क्वेश्चन रहेगा। और तत्सम तद्भव से 10 क्वेश्चन रहेंगे। पर्यायवाची के 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, यानी कि जो है 50 क्वेश्चन में से यहाँ पे भी आपको हिंदी में दिया रहेगा। ठीक है, तो इसमें अगर आपको कम से कम 40% अंक लाने होंगे, उसके बाद आप मेरिट में आते हैं तो आप मेंस की परीक्षा में बैठ पाएंगे। मेंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम रिव्यू ऑफिसर यानी समीक्षा अधिकारी की बात करें तो समीक्षा अधिकारी के लिए वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा होगी, जिसमें आपका प्रथम प्रश्न पत्र रहेगा आपका 140 प्रश्नों का होगा, जिसके लिए 2 घंटे का टाइम मिलेगा, जिसमें आपका सामान्य अध्ययन रहेगा। और द्वितीय प्रश्न पत्र जो होगा वो सामान्य हिंदी का रहेगा, जैसा कि आपने अभी 2016 का आर वाला पेपर दिया होगा या देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पे जाके देख सकते हैं, पेपर भी देख सकते हैं। ठीक है, सेम वही सिलेबस रखा गया है, सेम वही पैटर्न रखा गया है, सेम वही टाइमिंग है, सब कुछ वही है। ठीक है, यहाँ पर सिलेबस भी वही रखा गया है, सामान्य अध्ययन, इतिहास, भूगोल, और हिंदी में भी वही चीज़ रखा गया है। विलोम, वाक्यवर्तनी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव, विशेषण विशेष और पर्यायवाची रखा गया है। ठीक है, अपर निजी सचिव की अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो अपर निजी सचिव के देखिए यहाँ पे इनके जो पद हैं, इनका चयन की कार्यवाही 2 चरणों में होगी। एक चरण तो आप पहले प्री दे के आ चुके हैं, अब यहाँ पे भी 2 चरण आपको देना पड़ेगा। ठीक है, 2 चरणों में होगी। प्रथम चरण में वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसका यहाँ पे विषय देखिए यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। दूसरे चरण में आपको आशुलेखन और टंकण परीक्षा पास करना होगा, जो कि आहारकारी प्रवृत्ति का होगा, यानी जो मेरिट बनेगी आपकी वो लिखित परीक्षा के बिहार पे बनेगी। ठीक है, तो जो लोग शॉर्ट हैंड जानते हैं वही लोग इसको फॉर्म को भरिएगा, जो लोग नहीं जानते हो फालतू में मेरिट मत बढ़ा दीजिएगा, नहीं तो जो लोग शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस करने वाले वो बेचारे मेरिट से ही बाहर हो जाएंगे, तो शॉर्ट हैंड लिख के क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका सिलेबस दिया गया है। द्वितीय चरण में आपका शॉर्ट हैंड होगा। सिलेबस मैं बता देता हूँ एक बारी, यहाँ पे दिया गया है कि जो इनका हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता रहेगा वो इंटर लेवल के स्तर का रहेगा, यानी कि इंटर लेवल की परीक्षा के स्तर का होगा जितनी कि ये अपेक्षा करते हैं। ठीक है, सामान्य ज्ञान जो रहेगा वो भी आपका इंटर लेवल के स्तर का होगा, जो कि इंटर के व्यक्तियों से ये योग्यता की अपेक्षा रखते हैं उस हिसाब से रहेगा। जैसे वैज्ञानिक पहलू का ज्ञान, वन पर्यावरण से, जलवायु से संबंधित प्रश्न रहेंगे, ऐतिहासिक, भूगोल, भारत से संबंधित होंगे, समसामयिक घटनाओं से होंगे, समाज तथा जानकारी, और इन सभी से मिला के प्रश्न रहेंगे। ठीक है, उसके अलावा आपका रीजनिंग से प्रश्न रहेगा। ठीक है, रीजनिंग में भी आपका यानी कि सामान्य बुद्ध परीक्षण होगा एक तरीके से, ऐसा नहीं कि रीजनिंग है तो कोडिंग डिकोडिंग पूछ लेगा, ऐसा नहीं है। प्रश्न पत्र के इस भाग में अभ्यर्थियों से पूछे जाने वाले प्रश्नों का उद्देश्य किसी नवीन परिस्थिति को समझने, उसके विभिन्न तत्वों का विश्लेषण तथा पहचान करने, तर्क एवं तर्क की योग्यता को मापने, संगतताओं का पता लगाने, निष्कर्ष निकालने तथा बौद्धिक क्रियाओं से संबंधित रहेंगे। दोस्तों आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, इन सब पे अभी बहुत जल्द ही मार्केट में बहुत सारी बुक आ जाएगी, तो उससे आप सिलेबस का पैटर्न आसानी से समझ पाएंगे और उसी हिसाब से अपनी तैयारी को कर पाएंगे। ठीक है, सुरक्षा सहायक के लिए आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग बेसिकली बात कर लेते हैं रिपोर्टर के लिए। ठीक है, रिपोर्टर का क्या रहेगा, रिपोर्टर का भी यही पैटर्न रखा गया है, सेम चीज़ है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए वित्त लेखक जो है यानी रिपोर्टर है, इसको कॉपीराइटर भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए वित्त लेखक के पद पर चयन भी प्रक्रिया 2 चरणों में संपन्न होगी। पहला तो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, दूसरा आपका जो शॉर्ट हैंड टेस्ट है वो लिया जाएगा 140 शब्द प्रति मिनट हिंदी में और 120 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश में। यहाँ पे दोनों शॉर्ट हैंड आपसे लिया जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि दोनों शॉर्ट हैंड मांगा है, कंफ्यूज हो रहे थे बच्चे, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है दोनों शॉर्ट हैंड लिया जाएगा। अब ये सभापति महोदय पर डिपेंड करेगा कि वो अगर कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो चाहे तो एक को कुछ शर्तों के साथ ले सकते हैं कि उन्हें इंग्लिश क्वालिफाई इतने दिनों में करना होगा, या जो भी उनकी मर्जी होगी वो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम सिलेबस की बात करें तो हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता से क्वेश्चन रहेंगे 50, सामान्य ज्ञान से 50, यानी सेम पैटर्न आपका एपीएस वाला ही यहाँ पे लागू रहेगा। बस यहाँ पे शॉर्ट हैंड जो है आपका
140 की स्पीड से रहेगा तो वही लोग इसको अप्लाई करेंगे जो लोग अच्छे से शॉर्ट हैंड जानते हैं या तैयारी कर रहे हैं, जो 130 140 में लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे 140 क्वालिफाई करने के लिए कम से कम आपको 150 160 की स्पीड में प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए द्वितीय चरण में दे दिया गया है कि यहाँ पे कई बार लिखा गया है, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे त्रुटि बस कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए साफ साफ हर जगह लिखा गया है, हिंदी आशुलिपि में 140 शब्द प्रति मिनट एवं अंग्रेजी आशुलिपि में 120 शब्द प्रति मिनट। ठीक है, यहाँ पे सिलेबस का पाठ्यक्रम दिया गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों अनुसेवक के लिए जो वैकेंसी है उसके लिए बात कर लेते हैं, क्योंकि कई सारे कमेंट आए थे कि अनुसेवक का क्या है। तो अनुसेवक के लिए देखिए यहाँ पे अलग से दे दिया गया है सिलेबस। एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए अनुसेवक के लिए प्रश्नगत पद पर चयन 2 चरणों में संपादित किया जाएगा। प्रथम चरण में एक स्क्रीनिंग परीक्षा जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, केवल एक प्रश्न पत्र होगा। ठीक है, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, इसको पास करना होगा। उसके अलावा आपसे एक दूसरे चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा जिसमें साइकिल चलाना वगैरह रहेगा, लेकिन इसमें है महिला दिव्यांग को छूट दिया जाएगा, उनको ये चीज़ नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मेरिट में जो लोग आएंगे प्रथम परीक्षा में उन्हीं से साइकिल तो लगभग सभी चला लेते हैं। यहाँ पे सिलेबस की बात करें तो सामान्य ज्ञान रहेगा 50 क्वेश्चन, सामान्य हिंदी 50 क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे सिलेबस पूरा दिया गया है। ठीक है, तो अनुसेवक के लिए केवल एक परीक्षा यही पास करना होगा, उसके अलावा साइकिल चलाने आना चाहिए। तो अगर आप इतनी योग्यता रखते हैं तो अनुसेवक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 5वीं पास हो और ये चीज़ें आप रखते हो। तो आई होप कि आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अब हमें नहीं लगता कि इसके अलावा कुछ कन्फ्यूजन होगा। अगर कुछ कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे हमने जहाँ तक हमें जानकारी थी हमने सारा कुछ इसमें क्लियर कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना। बाकी कोई भी लेटेस्ट जानकारी होगी तो हम आपको देते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।